हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। उम्मीद है फ्रेंड्स, इससे पहले वाली आपने हमारी अनुच्छेद 371 वाली ट्रिक देखी होगी, जिसमें विशेष राज्य के जो अलग अलग स्टेट को दर्जा दिया गया, उसको मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से आपको बताया था कि किस तरह से याद रखना, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। और जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, उनके माइंड में वीडियो एंड होने के साथ ही वो 371 छप गया है। तब से कमेंट आ रहे थे कि अनुच्छेद 243 को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दीजिए। तो 243 पता है आप लोगों को क्या है ना, कि जो भी हमारे पंचायती राज है, उसमें पंचायत से संबंधित जो जो कार्य के बारे में बात की गई है, वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ हम लोग एंड तक रहेंगे और इसमें हम लोग बारीकी से 243 के अंतर्गत आने वाली जो भी चीजें हैं, उनको हम लोग याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। वीडियो को लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वीडियो पहले एंड तक आप देख लो, मजबूर होकर के खुद से लाइक करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 243 है क्या और इसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन आपको पता होगा। स्थानीय स्वशासन, अनुच्छेद 243 जो है स्थानीय स्वशासन की बात करता है। यानी स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न कराती है, यानी ग्राउंड लेवल पर, स्थानीय स्तर पर ये संपन्न कराती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन के संबंध में बहुत सारी चीजें हुई थी जो कि आपके पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। जैसे 1881 में इन्होंने कारखाना अधिनियम लाया था। ठीक है, कारखाना अधिनियम इन्होंने 1881 में सबसे पहले लाया। साथ ही साथ इनके समय में भारत की जो पहली जनगणना हुई, नियमित रूप से होती है 1881 से, प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, तो इन्हीं के समय में हुआ था नियमित रूप से जनगणना। नियमित रूप से जनगणना इनके समय में स्टार्ट हो गया, ये चीज याद रखेंगे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता होगा, 1848 जो कि लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इसको 1880 के आसपास, 80-81 में इसको खत्म किया, रद्द किया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में भी इनका संबंध हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से इनके संबंध में 2-3 क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व। अब यहाँ पे देखिए, राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया भाई, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक होता है। भाग 4 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप इतने 3 चीजों को याद रखेंगे। नीतिगत तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। पंचायतों का जो पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने के निर्देश ये देता है, राज्य को, पंचायती राज्य को व्यवस्था को लागू करने का निर्देश देता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आपको पता होगा अनुच्छेद 40 स्वशासन हेतु ग्राम पंचायतों का गठन, ये इसके अंतर्गत आता है। तो पहले स्लाइड में जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, उनको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 243 के बारे में डिस्कस करने वाले थे, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जो स्टार्टिंग की चीजें होती है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे इस पॉइंट पे। तो चलिए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखने को आपको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। यहां से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रश्न ये कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959, पहला डेट। साथ साथ किसने लागू किया था, यानी प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में, तो आपका जेएलएन के कार्यकाल में। तीसरा, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में। ये 3 चीज आपको स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है। जो 1959 जो लगा था वो किस स्तरीय था, तो मतलब कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है, एक तो द्विस्तरीय, एक त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय।
तो द्विस्तरीय जो था वो आपका अशोक मेहता जी का संबंध था 1977 के साथ, 1977 के साथ अशोक मेहता। लेकिन बलवंत राय मेहता जो है 1957 के साथ, इसी के आधार पर ये आपका कह सकते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है, त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय इधर से ये होगा, चलो मैं इसको सुधार कर देता हूँ, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय था, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ये आपका 1957 के संबंध है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। और 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 में भारत में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को जाकर के लागू हुआ। और 24 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को, इसी कारण से। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स दोनों स्लाइड से मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास तो अब तक आ चुके होंगे, और इन सभी को याद भी रखिएगा क्योंकि हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि हमारा पॉइंट है, इसके बाद हम अनुच्छेद पे बढ़ेंगे और गजब के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड होते होते अगर ना याद हो तो आप कहना, उसके बाद आप एमसीक्यू भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, खुद आप देख लेना कि कैसे आपको याद हो जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें क्या है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम आता है वो भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243A से लेकर के 243O तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी, जिसमें कुल 29 विषय कार्य करने के लिए दिए गए। यानी पंचायती राज जो संस्था है, पंचायती राज है, उस पर टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आता है नगर पालिका, भाग 9 के ए के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे भाग 9 देख रहे हैं, भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका आता है, उसमें आपको 18 विषय दिए जाते हैं। और अनुच्छेद यहाँ से जो ओ आप देख रहे हैं उसके बाद पी से स्टार्ट हो जाता है आपका नगर पालिका। लेकिन हमें फिलहाल बात करना है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न अभी तक हमने देखा है पेपर में वो इसी के अंतर्गत से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको अच्छे तरीके से अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। तो सभी लोग रेडी हैं? वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अनुच्छेद आता है 243। तो किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यानी अगर हम अनुच्छेद 243 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा बात आएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषा है। यानी परिभाषा आपको याद रखना है कि पंचायती राज के संबंध में जो भी परिभाषा है वो 243 के अंतर्गत ही है। पहला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब प्रॉब्लम स्टार्ट करता है वो आपका होता है अब ABC इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने क भी लिखा है और ए भी लिख दिया है, यानी कुछ भी दे दे, अगर 243 का क दे तो आप समझेंगे ए है, 243B दे यानी समझेंगे आप ख है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 243 के ए आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 का ए क्या कह रहा है। 243 का ए यानी ए मतलब इसका बात आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, सभा देखिए क्या होता है, सभा को एक जगह इकट्ठा कराया जाता है। मतलब कि अगर जैसे कि कहा जाए कि आज सभा लगने वाला है तो हम कहेंगे कि असेंबली। एक्चुअली सभा का मतलब ही होता है असेंबली। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए मतलब असेंबली, ए मतलब असेंबली, असेंबली। ठीक है, ए मतलब असेंबली, ग्राम सभा, सभा मतलब असेंबली, एक साथ एक जगह जब लोग इकट्ठा होते हैं सभा बैठते हैं उसको असेंबली कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे तो ए आपका क्लियर हो गया, ए से असेंबली होता है यानी ग्राम सभा होगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 के बी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तब आपको सब चीज क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ करके चले जाओगे तो ये याद होगा, ऐसा नहीं है। रटकर याद करना है तो फिर आप छोड़ करके जा सकते हो, लेकिन बस कुछ समय दीजिए हमको, उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए बी है यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 के बी के अंतर्गत आता है। यानी गठन, गठन मतलब क्या होगा, बिल्ड, बनाना। किस चीज को हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं तो बिल्ड, यानी बी से आपका हो गया बिल्ड। ठीक है, बी से बिल्ड, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 243 के सी, सी के अंतर्गत क्या होगा, पंचायतों की संरचना। पंचायतों का जो संरचना है वो 243 के सी के अंतर्गत आता है। तो हम सी को यहाँ पे कहेंगे कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट। तो
अनुच्छेद 243 का सी अगर माइंड में से अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि पंचायतों का संरचना किसके अंतर्गत है, संरचना यानी कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी सी, सी से स्टार्ट हो रहा है तो 243 का सी। बी कहा जाए तो बी मतलब बिल्ड, बनाना, तो वो आपका गठन हो जाएगा अनुच्छेद 243 का बी, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अब इसके बाद आता है डी, अनुच्छेद 243 का डी। डी में क्या है, सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद करेंगे। आपको पता है कि बिहार में जो सीटों का आरक्षण है कितना परसेंट हो गया, 50%, क्योंकि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहां पे 50% आरक्षण मिल जाता है, किसको, लड़कियों को, महिलाओं को। तो यहाँ पे कहेंगे कि बिहार में दमदार, डी से दमदार आरक्षण है, थोड़ा मोड़ा नहीं है यार, 50% तक आपको आरक्षण मिल जाता है, दमदार आरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दमदार आरक्षण आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 243 के ई। ई मतलब यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है, तो पंचायतों का कार्यकाल। तो आपको पता है कि पंचायतों का कार्यकाल जनरली हम जानते हैं 5 वर्ष का होता है, तो 5 यानी कार्यकाल 5, तो ई कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेट के ई लेटर 5 नंबर पे आता है कि नहीं आता है, सोचो आप। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा, तो ध्यान से समझिएगा। 241 सबसे पहले बात कर रहे हैं तो हम परिभाषा की बात करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर ये है क्या। 240 के ए के अंतर्गत बात करें तो ग्राम सभा, ए मतलब ग्राम सभा और ए मतलब असेंबल, असेंबली यानी सभी को एक जगह बैठ करके एक सभा करना, असेंबली कहेंगे। 240 का बी, बी में होता है पंचायतों का गठन, गठन मतलब बिल्ड, बनाना, तो यहाँ पे हम बी से बिल्ड कर लेंगे। अनुच्छेद 240 का सी, सी मतलब इसके अंतर्गत आता है पंचायतों का संरचना, संरचना यानी कंस्ट्रक्ट, सी से कंस्ट्रक्ट। ठीक है, डी आ रहा, डी मतलब दमदार आरक्षण, डी मतलब बिहार में दमदार आरक्षण, जबरदस्त आरक्षण मिलता है, डी से दमदार आरक्षण, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 243 के ई, यानी ई की अगर बात आती है तो ई 5 नंबर पे आता है, और पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल जनरली हम जानते हैं 5 वर्ष का होता है, तो ये आप याद रखेंगे कार्यकाल 5 वर्ष। तो 5 मतलब ये क्लियर हो जाएगा आपका अनुच्छेद ई के साथ। ठीक है, 243 का ई। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज आपको याद हो गया होगा। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो आप वहां पे लगाएंगे तो एक बार आपको फिर से अच्छे से याद होगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस वीडियो के साथ आखिरी तक बने तो रहिए आप। चलिए, अब इसके बाद आता है, एक बार पढ़ लीजिए अनुच्छेद, उसके आगे के बात करी जा रही है 243 का एफ। ठीक है, 243 का एफ है। अब इसके अंतर्गत क्या है, 243 के एफ के अंतर्गत सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, अयोग्यताएं यानी अयोग्यता जब कब होते हैं हम लोग किसी चीज में अयोग्य कब घोषित होते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम फेल हो जाएंगे तो अयोग्य घोषित होगा। तो अयोग्य यानी एफ, फेल, फेल यहाँ पे देखिए एफ, एफ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेल। सदस्यता के लिए अयोग्यता जो होगी वो यानी कि फेल, अयोग्यता मतलब फेल, और फेल कहाँ पे आएगा, एफ के साथ ही, एफ से स्टार्ट होगा, तो अनुच्छेद 243 का एफ, एफ जब भी दिखेगा तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये फेल यानी कि अयोग्यता से है। इसके बाद अनुच्छेद 243 का जी, जी अगर हम बात करते हैं जी, जी मतलब जीनियस, और जीनियस लोगों के पास काफी ज्यादा शक्तियां होती है, पावर होती है, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जी मतलब गणेश जी, गणेश जी के पास काफी ज्यादा पावरफुल थे, शक्तियां थे। आप इस तरह से कुछ भी याद रख सकते हो। जी मतलब महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी की काफी उन्होंने अपना मतलब सपोर्ट दिया था, शक्तियां उन्होंने लगाया था इस तरह से कि हमें आजादी मिली। कुछ भी मिलाकर के आप याद रखें, फिलहाल हम यहाँ पे जी मतलब जीनियस से कर लेते हैं, या फिर गणेश जी से कर लेते हैं कि गणेश जी काफी पावरफुल थे, पंचायतों की शक्तियां, शक्तियां मतलब पावर, शक्तियां, पावर, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको याद हो गया होगा, जी मतलब गणेश, गणेश जी की शक्तियां। देखिए याद रखने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, ऐसा मत कुछ सोचना कि यार ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लीजिए, कुछ जबरदस्ती नहीं है। ठीक है,
तो अनुच्छेद 243 का जी एक होता है कि बिल्कुल भी याद ही नहीं हो रहा है, और एक छोटा सा तरीका बता दिया जाता है कि आपको याद कर लेना है कि एग्जाम में अगर आएगा तो आप कैसे करोगे। तो बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, और बाकी आप लोग की मर्जी। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 243 का एच आ रहा है। तो सबसे पहले पढ़िए क्या कह रहा है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। तो यहाँ पे शक्तियां जो कर लगाने की बात कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट आ रहा है आपका कर यानी टैक्स। अब यहाँ पे ये समझिए कि एच का मतलब हम थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज में अगर हम बात कहें कि हाथना टैक्स, मतलब कि एच से क्या हम कह सकते हैं, इतना याद रखिए, चाहे इतना कहिए, इतना टैक्स हम नहीं देंगे भैया, इतना टैक्स हम नहीं देंगे, जो करना आपको करिए, इतना टैक्स हम नहीं देंगे। एच का मतलब मैं आपको सब समझा रहा हूँ बस। यहाँ पे चलो एक बार फिर से अच्छे से लिखता हूँ। एच का मतलब इतना टैक्स, जैसे आप इंग्लिश में बात करते हैं ना कि हिंदी में, इंग्लिश, इतना टैक्स हम नहीं देंगे। एच का मतलब, एच हम याद रख रहे हैं यहाँ पे, इतना मतलब ज्यादा, इतना मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में इतना हतना कहते हैं ना, तो इतना टैक्स हम नहीं देंगे भैया, बहुत ज्यादा टैक्स है, पंचायतों को कर लगाने की आपको शक्ति तो है, लेकिन इतना टैक्स हम नहीं देंगे, हमसे ना हो पाएगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। एफ का मतलब मैंने क्या बताया, एफ का मतलब फेल, फेल मतलब अयोग्यता, सदस्यता के लिए अयोग्यता। इसके बाद जी आएगा, जी मतलब पावर, जी मतलब जैसे कि जीनियस लोगों के पास काफी ज्यादा पावर होते हैं तभी तो वो जीनियस होते हैं, आम लोगों से ज्यादा वो मतलब पावरफुल होते हैं, इसलिए जीनियस उनको कहा जाता है। यानी कि पंचायतों की शक्तियां इनके अंतर्गत आती है। अब पंचायतों के द्वारा कर लगाने की शक्तियां, कर यहाँ पे बात आ रहा है कर, तो कर यहाँ पे टैक्स, और हैवी टैक्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये भी याद रखिए, हैवी टैक्स बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, हैवी टैक्स, ठीक है, हैवी टैक्स यानी कि भारी कर है, इतना हतना टैक्स हम नहीं लगाएंगे। जैसे याद रखना है भोजपुरी में हतना टैक्स या फिर इंग्लिश में हैवी टैक्स याद रख लीजिए, एच से हैवी हो जाएगा। इसके बाद 243 का आई, आई से तो सभी लोगों को क्लियर है, आई से इनकम, इनकम यानी वित्तीय की बात कर रहा है, इनकम, आई से इनकम, ये याद रहेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इनकम यहाँ पे वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी पंचायतों में वित्त आयोग का गठन के अगर अनुच्छेद पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे, वित्त आयोग का गठन। तो 243 का आई लगाना है, क्योंकि आई से वित्त होता है, इनकम की बात हम जब करते हैं तो वित्त की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 243 का जे, तो जे मतलब पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब सिंपल से कह सकते हैं जांच, यहाँ पे जे से जांच करो, जांच करो, जे से हम यहाँ पे कहेंगे जाओ जांच करो, ये भी कह सकते हैं, जाओ जांच करो। जैसे हमने ऊपर में कहा था ना कि हतना टैक्स हम भाई नहीं देंगे, जाओ आगे जांच करो, तो जाओ जांच करो यानी किसका जांच करना है, लेखाओं का जांच कीजिए, लेखाओं का, पर पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जांच, ये हम बात कर रहे हैं, जे से जांच, जे से जांच, ये ठीक है, जे से जांच हो जाएगा, किसका जांच, तो लेखाओं का जांच। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके माइंड में एक बार फिर से ये सेट होगा, रिपीट होगा तो और भी अच्छी बात है। देखिए एफ का मतलब हमने क्या देखा था, एफ का मतलब फेल, तो फेल अयोग्यताएं की बात करेगा। इसके बाद जी पावर, जीनियस लोगों के पास पावर होती है यानी शक्तियां, ये क्लियर हो गया। एच हैवी टैक्स यानी कर की बात आ रहा है, एच का मतलब हैवी टैक्स, हैवी टैक्स, ठीक है, हैवी टैक्स। इसके बाद आई, आई से हमने क्या याद रखा, इनकम, इनकम, ठीक है, इनकम, यहाँ पे देखिए वित्त की बात आ रहा है, ये क्लियर। इसके बाद जे, जे से हम याद रखेंगे जांच, जे से जांच, ठीक है, तो संपरीक्षा ये याद रखिए, किसकी जांच, तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जांच, राइट, क्लियर हो गया। आगे देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि जो चीज पहले आपको याद नहीं होता था, जो चीज आप याद करने की पूरी कोशिश करते थे लेकिन आपके माइंड में वो जाता ही नहीं था, कंफ्यूजन रहता था, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इस वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको बताई गई वो आपको याद हो गई होगी, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि यार हम इतने साल से कर रहे थे मेहनत इस पे, लेकिन याद नहीं हो रहा था, फाइनली आज आपने इसको अच्छे से याद कर लिया। अब देखिए के, अनुच्छेद 243 का के, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत है पंचायतों के लिए चुनाव, तो चुनाव में के भाग लेगा, चुनाव में के भाग लिए, ये हम कह सकते हैं ना कि चुनाव में के भाग लिए, के खड़ा होता है, जो भी आपको भोजपुरी में लगे उस तरह से याद रखिए। पंचायतों के लिए चुनाव यानी के अंतर्गत आएगा, के भाग लेगा, के भाग लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भोजपुरी बताया जा रहा है याद रखने के लिए, के भाग लेगा,
पंचायतों की जब चुनाव होगा तो के भाग लेगा, ये हम चेंज कर रहे हैं। 243 का एल, अब यहाँ पे एल समझिए, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना होना, यानी जो भी पंचायती राज है उसको संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू किया जा सकता है। और लद्दाख की अगर हम बात करें, एल, एल का मतलब लद्दाख, लद्दाख एल, एल से आ रहा है, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरीज है तो इस पर भी लागू हो सकता है। एल मतलब लद्दाख से हम याद रख लेंगे, बस लद्दाख याद रखेगा तो समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना यानी संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लद्दाख एक एल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो ये याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी। इसके बाद है अनुच्छेद 243 का एम, तो 243 के एम इसके अंतर्गत क्या है पहले पढ़िए, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, यानी यहाँ पे मैंने और भी अच्छे तरीके से लिखा है कि भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में और नागालैंड में लागू नहीं होता है, नहीं लगता है। जैसे कि एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम से स्टार्ट करिए, देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो भी आपके स्टेट है, जैसे मिजोरम एम से स्टार्ट होता है, मेघालय से स्टार्ट होता है, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में स्टार्ट होता है, और लागू नहीं होगा, ना होगा इसलिए नागालैंड, ना होगा, ना होगा, ना होगा। तो यहां तो यही तो कह रहा ना कि एम से आपका आ ही गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, और ना होगा मतलब नागालैंड, ये चार जो आप देख रहे हैं इस पे लागू नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243 का एन, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 243 का एन, एन का मतलब हम यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, एन मतलब न्यू। चाहे आप इसमें पंचायती राज में कोई भी चीज को बदलाव करो, लेकिन जो पुराना तरीका से चल रहा है, जो भी आप न्यू चीज को लाओ, लेकिन हमें पुराने में कोई बदलाव नहीं होगा, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों को जारी रख रहना। यहाँ पे यही बात कह रहा है कि आप इसमें न्यू कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन पुराना पुराना ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड, ओल्ड मतलब ओल्ड ही रहेगा, ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पुराना जो भी रहेगा वो जारी रहेगा, नया आप इसमें जो भी छेड़छाड़ करो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 243 का ओ, ओ के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ओ मतलब पहले आप पढ़िए क्या कह रहे हैं कि 243 के ओ के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, न्यायालयों के हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब उसमें क्या होना कि बीच में बाधा डालना, ऑब्जेक्शन कह सकते हैं, ओ मतलब ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन बस ये समझिए, ऑब्जेक्शन बाधा डालना, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन इसके अंतर्गत आता है ओ, ओ से हस्तक्षेप यानी कि ऑब्जेक्शन। तो आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना आपको। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि बेटर तरीके से आप समझ पाओ। जैसे के कह रहा है अनुच्छेद 243 का के मतलब के भाग ली चुनाव में के भाग ली। एल आ रहा है, एल का मतलब मैंने आपको बताया, एल मतलब लद्दाख, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है तो संघीय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। एम का मतलब, एम मतलब पूर्वोत्तर राज्य में जो भी आपके राज्य आते हैं, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र में नहीं लागू होगा, यानी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, इस भाग कुछ लागू ना होना, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता, और यही क्षेत्र है आपका मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और नागालैंड में ये लागू नहीं होता है। यहाँ पे एम से आपका 3 राज्य आ जा रहे हैं, और नहीं लागू होने का मतलब नागालैंड। अनुच्छेद एन आता है, एन मतलब हमने बताया न्यू, आप इसमें न्यू कुछ भी लाओ, पुराने में छेड़छाड़ नहीं होगा, पुराना उस तरह से चलेगा, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्शन, हस्तक्षेप का वर्णन इसमें बात कही जाती है, मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 243 ओ तक अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के सी में निम्न में से किसका वर्णन है। तो हमने क्या आपको बताया था, अनुच्छेद 243 का सी से हम क्या याद किए थे, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब संरचना। तो यहाँ पे हम देखेंगे संरचना किसमें है, तो पंचायतों की संरचना, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए बाकी के बारे में बात करते हैं। पंचायतों द्वारा कर लगाने की संख्या, कर की हमने बात किया था, कर मतलब हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्स, हैवी टैक्स। तो एच का मतलब क्या हो गया, एच अनुच्छेद 243 का एच, तो ये आपका हो गया 243 का एच।
243 के एच के अंतर्गत पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां, ये आएगा। क्लियर। पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना, यानी जारी रहना पहले से जो है वो जारी रहेगा, चाहे आप कोई भी न्यू परिवर्तन करो इसमें, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। यानी हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, न्यू इसमें कुछ भी आए पुराना वाला जारी रहेगा, यानी एन आ रहा है, एन न्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो 243 का एन हो जाएगा। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से अगर आप वीडियो को देखे होंगे तब। अब सीटों का आरक्षण, आरक्षण हमने क्या बताया था, आरक्षण यानी कि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिहार में महिलाओं को आरक्षण 50% तक हो जाता है, दमदार आरक्षण। तो दमदार आरक्षण, डी से दमदार, तो हम यहाँ पे 243 का डी याद किए थे। क्लियर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते, सॉरी इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला कह रहा है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। तो हमने क्या बताया था, वित्त आयोग, वित्त जब बात आता है तो इनकम से बात आता है, और इनकम हमने आई से याद किया था, तो बस करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन बी। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे बाकी के बारे में देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 243 का बी है, 243 बी, बी से हमने क्या बात किया था, बिल्ड, बिल्ड बनाना, तो गठन, गठन हो गया, पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 का बी। डी हो गया दमदार आरक्षण, आरक्षण हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में देखा। जी मतलब जे, हमने देखा था ना कि जे जांच करो, यानी कि सम परीक्षा, लेखाओं का सम परीक्षा करना, यहाँ पे हम जांच याद किए थे, जांच। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, उससे 4 क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आप फिर से एक बार रिपीट कर सको। चलिए इसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि पंचायतों का क्या कह रहा है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में। तो पंचायतों की शक्तियां यानी पावर, पावर हमने क्या देखा था, पावर, पावर किसके पास होगा, जो जीनियस लोग होते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं उनके पास पावर, यानी गणेश जी के पास भी कह सकते हैं, गणेश जी के पास भी पावर था, गणेश यानी जी, जी किस में आएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 243 के जी। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। एम का क्या है, एम हमने देखा था, एम यानी कि जो कुछ भाग है, कुछ क्षेत्र है, उस पर ये लागू नहीं होता है, यानी जो आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी इलाका, मणिपुर का पहाड़ी जो क्षेत्र है, और नहीं होगा, लागू ना होगा, यानी नागालैंड। तो ये 4 आपको याद भी रखना है कि इस पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो एम हो गया। इसके बाद अगर ओ की बात करते हैं तो ओ मतलब ऑब्जेक्शन, यानी कि न्यायालयों के द्वारा हस्तक्षेप की जब हम बात कर रहे थे, लास्ट पॉइंट यही था आपका, ऑब्जेक्शन, ओ। और के मतलब पंचायत के चुनाव में के भाग लिए, के भाग लिए, कौन कौन भाग लिए, ये हम कह सकते हैं कि के भाग लिए, के भाग लिए। देखिए हम भोजपुरी का यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आपको पता है कि हम लोग का जो भोजपुरी है वो बिहार से काफ़ी मतलब सटीक तरीके से बैठ जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर लैंग्वेज। तो आप कुछ भी चीज़ को अगर नहीं हो याद होता तो आप उसको अपने लैंग्वेज में याद कर लो, वो आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया, और आपको पता है कि हमने बहुत सारा ट्रिक्स आपको ऐसा दिया है जो कि भोजपुरी में ही है, तो हमारी बाकी ट्रिक्स को भी आप फॉलो करते रहिए। अब चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पंचायतों के लिए चुनाव का वर्णन। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, पंचायतों के लिए चुनाव का वर्णन। तो पंचायतों के लिए चुनाव यानी कि कौन कौन भाग ली, के भाग ली, तो ऑप्शन डी हो गया। एम फिर से आपको बता दिया गया था, ये ओ बता ही दिया गया, जी बता दिया गया। एम मतलब जो अलग अलग राज्य है उन पे ये लागू नहीं होगा। ओ अलग अलग राज्य मतलब जैसे कि पूर्वोत्तर में, एम से मतलब जितने भी आएंगे आप वो समझिएगा, मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर का पहाड़ी और नागालैंड। ओ से ऑब्जेक्शन की बात है, न्यायालयों के हस्तक्षेप। जी मतलब शक्ति, जो चुनाव की शक्ति है, पावर है, वो बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप अच्छे तरीके से करिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां
का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर भी आपको बताना है, 5 का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है जैसे 43 का ए हो गया, एच हो गया, एन हो गया और एफ हो गया, इन सभी का एक्सप्लेनेशन भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब रही बात वीडियो कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर ज्यादा ज्यादा करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए, और इसी तरह के रोजाना कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।